नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि। संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज दोस्तों संधि के जो 3 प्रकार हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, उनमें से जो पहला प्रकार है स्वर संधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों स्वर संधि है, इसका निर्माण दोस्तों स्वरों से होता है। दोस्तों स्वरों से निर्माण होता है और इस संधि में हम 11 स्वरों का प्रयोग करते हैं। यानी ए से लेकर के औ तक जो हमारे जो स्वर है ये 10 और एक संस्कृत का री, 11 स्वरों से हम इस संधि को पढ़ेंगे। दोस्तों बात करें स्वर संधि की, तो दोस्तों स्वर संधि में क्या होता है, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम ध्वनि है, अंतिम वर्ण है, वो भी क्या होगा, स्वर। और द्वितीय पद की जो प्रथम ध्वनि होगी वो भी दोस्तों क्या होगी, स्वर होगी। यानी धन के पहले यानी प्लस के पहले भी क्या होगा, स्वर होगा, और प्लस के बाद में भी क्या होगा, स्वर होगा। और दोस्तों इसमें क्या है, प्लस से पहले क्या है कि जो बाईं ओर है ये स्वर न आकर के स्वर की ध्वनि आएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राम प्लस अनुज। दोस्तों इस तरफ क्या है कि स्वर स्वयं आ रहा है ए, और यहां मैं के अंदर ए की ध्वनि आ रही है। दोस्तों इस प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि है, इनके मेल से विकार उत्पन्न होकर के एक नई ध्वनि बनेगी, वो ही हमारी क्या कहलाएगी, संधि। अगर यहां दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि। दोस्तों स्वर संधि में क्या है, मुख्यतः हम 5 भेद पढ़ते हैं, 5 प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला प्रकार हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा दोस्तों यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, दोस्तों ये 5 संधि है जो स्वर संधि है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम जो इनका जो पहला भेद है, पहला प्रकार है स्वर संधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूं आपको अवश्य संधि में जो डाउट है वो समझ में आ जाएंगी, संधि आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों संधि के साथ हम अनेक चीजें भी सीखते हैं। इसमें दोस्तों पर्यायवाची है, उपसर्ग है और शब्दों का अर्थ भी हम सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहली संधि हम जिसको पढ़ेंगे वो दोस्तों हमारी कौन सी रहेगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि में, दोस्तों दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों ए, आ, ई, उ और री में से कोई भी स्वर अपने सहजात यानी इन्हीं के साथ मिलेगा, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। जो पास पास में आएंगे तो उनमें विकार उत्पन्न होगा, और दोनों के समीप आने से जो विकार उत्पन्न होगा उससे क्या है कि वैसा यानी सजातीय दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। जैसे दोस्तों यानी ए के साथ में अगर ए आएगा तो दोस्तों किसका निर्माण होगा, आ का होगा। या ए के साथ में आ आएगा तो दोस्तों आ बनेगा। आ के साथ में आ आता है तो ही दोस्तों आक बनेगा। यानी ए धन ए आ, ए धन आ धन ए आ, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि चाहे ए हो या आ हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ए हो या आ हो, यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि
और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ह्रस्व हो या दीर्घ, लेकिन निर्माण किसका करेगा? दीर्घ। सजातीय दीर्घ ए आ मिलेंगे तो आ ही बनेगा। जिस प्रकार अगर ई के साथ ई का मेल होगा तो दीर्घ ई का निर्माण होगा, चाहे आगे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ही, लेकिन निर्माण हमेशा दीर्घ ई का ही होगा। वैसे ही दोस्तों अगर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि वो ही ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, निर्माण क्या होगा? दीर्घ उ का ही होगा। वैसे ही दोस्तों री, संस्कृत में दोस्तों दोनों काम आते हैं, हिंदी में एक ही री काम आती है। री के साथ री मिलेगा तो बड़ी री का निर्माण होगा, यानी दीर्घ री का निर्माण होगा। आइए दोस्तों समझते हैं इनके बारे में उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों हम उदाहरण लेते हैं ए के साथ ए या आ के साथ ए या ए के साथ आ, यानी इनका मेल हो तो किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है और किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होता है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ये शब्द है राम, धन, अनुज, दो शब्दांश है, दो शब्द, एक राम है एक अनुज। जब दोस्तों हम इनकी संधि करेंगे तो दोनों शब्द है वो सार्थक है और सार्थक शब्द का ही निर्माण होगा। यानी राम में दोस्तों अंतिम ध्वनि क्या है? ए, और यहां दोस्तों क्या है? ए। यानी मैम के अंदर अंतिम ध्वनि की बात की जाए तो यहां ए होगा। ए के साथ में अगर ए मिलाएंगे तो क्या होगा? आ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो दोस्तों यहां राम मैं में से हम क्या करेंगे? राम मैं में से हमने ए को निकाल दिया बाहर, तो यहां मैं हलंत रहेगा और इस ए से और इस ए से आ बना, पीछे नुज बचा तो नुज ये हुआ नुज। अब यहां दोस्तों आ की ध्वनि सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामानुज। यानी राम का अनुज का अर्थ होता है दोस्तों छोटा भाई, अनु यानी पीछे जय यानी जन्म लेने वाले अनुज, ये राम का छोटा भाई। अक्सर दोस्तों रामानुज लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो लक्ष्मण का पर्यायवाची आप कह सकते हैं रामानुज है। दोस्तों और देखो उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। एक शब्द दोस्तों जैसे लोहित, धन, अंग। दोस्तों लोहित का अर्थ होना चाहिए, लोहित का अर्थ क्या होता है? लाल रंग का, और अंग यानी शरीर का कोई अवयव, हिस्सा, भाग भी हो सकता है। तो यहां देखो तय में ए है और इधर अंग में ए है, दोस्तों दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? आ का। या इधर दोस्तों क्या रहा? लो ही और तय दोस्तों हलंत रहा प्लस आ और पीछे क्या बचा? गे। तो दोस्तों जो शब्द हमारे सामने संधि होकर आएगा वो क्या होगा? लोहितांग। दोस्तों लाल रंग का जिसका अंग है वो लोहितांग कहलाता है। लोहितांग दोस्तों किसका पर्यायवाची है? मंगल ग्रह का। तो दोस्तों संधि के साथ साथ हमको पर्यायवाची भी याद करने हैं। देखते हैं और उदाहरण। दोस्तों एक शब्द है नैनाभिराम, ये दोस्तों संधि शब्द है और संधि शब्दों को वापस अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों संधि विच्छेद कहलाता है। तो दोस्तों नैनाभिराम जो शब्द है इसकी संधि कहां से होगी? इसकी संधि वहां से होगी जहां बड़ी मात्रा है। यहां कहां पर है? नय में है नहीं, ये ना, यहां दोस्तों बड़े आ की मात्रा है। तो दोस्तों हमें पता है बड़ा ए यानी आ का निर्माण किससे होता है? यानी आगे ए या आ होगा और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी ए या आ होगी। अब दोस्तों ए या आ में से किसको पहले रखना है? आ को रखना है या आ को रखना है? ये दोस्तों जब आप बार बार अभ्यास करोगे उससे आपको अनुभव से आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों जैसे यहाँ न, ये और पीछे न बचा। अब न दोस्तों आ निकाल, ना से आ निकाला, न हलंत रहा और पीछे दोस्तों विराम बचा। अब दोस्तों नयन होता है कि नयना होता है? दोस्तों यहां सही नयन रहेगा। ए हमने एक इधर मिलाया
एक इधर ए मिलाया। नयन यानी आंख होती है, और अभिराम यानी आंखों को अच्छा लगने वाला। दोस्तों अभिराम का अर्थ क्या होता है? मोहक, सुंदर, अच्छा लगने वाला। अभिराम दोस्तों एक विशेषण शब्द है, और नयन प्लस अभिराम मिलाएंगे तो दोस्तों नय में ए है और अभिराम में ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आ। तो नय का नय हो जाएगा ये, और नय में आ की ध्वनि मिलेगी नयना भिराम। दोस्तों चलते हैं कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे दोस्तों एक शब्द है हमारे सामने तीर्थाटन। तो दोस्तों यहां संधि यहां है, आ की ध्वनि यहां। दोस्तों यहां से आ निकालोगे तो क्या बचेगा? तीर्थ, और इधर क्या बचेगा? अटन। क्योंकि यहां आ निकाला है तो एक ए हमने इसमें डाला और एक ए हमने यहां लिख दिया, यानी तीर्थ है अंतिम ध्वनि, इसमें ए है और इधर भी ए है, तो ए के साथ ए मिलाएंगे, संधि करेंगे तो आ ही बनेगा। तो तीर्थ में ये देखो ती आधा रह है तो ऊपर जाएगा, ये थे आधा होता लेकिन ए मिलाया थे पूरा हुआ प्लस अटन। तीर्थाटन यानी क्या होता है दोस्तों? तीर्थ यात्रा। तीर्थ आपको पता ही, अटन का अर्थ दोस्तों क्या होता है? घूमना फिरना। दोस्तों अटन का अर्थ क्या होता है? घूमना फिरना। और एक दो शब्द है हम आगे पढ़ेंगे, यहां संधि में आएगा पर्यटक, परी प्लस अटक। अटक यानी घूमने वाला, अटन यानी घूमना फिरना। दोस्तों और उदाहरण लेते हैं, जैसे हिम प्लस अंशु। दोस्तों हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, और अंशु का अर्थ दोस्तों होता है किरण। तो दोस्तों यहां इसका संधि करने के लिए मैं से हम क्या निकालेंगे? ए निकाल लिया। अब इधर जो प्रथम शब्द ये है, इसकी अंतिम ध्वनि ए हमने ली, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि हम लेंगे, वो भी क्या है? ए। तो ए और ए मिलाएंगे क्या होगा? आ। अब दोस्तों यहां एक तो बचा ही और मैं क्या बचा? हलंत। प्लस में दोस्तों आ बचा और प्लस में इधर सु बचा। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे? जो वर्ण विन्यास उनको शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही का ही, मैं में आ की ध्वनि लगाएंगे तो मानसु। और हिमांशु दोस्तों किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। हिम का बर्फ होता है, यानी ठंडी यानी शीतल। अश्विन किरणें, जिसकी किरणें शीतल हो, कौन? हिमांशु। और हिमांशु किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का हो जाएगा। दोस्तों कुछ उदाहरण और लेते हैं और समझते हैं संधि के बारे में। दोस्तों हिंदी में आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे दोस्तों एक शब्द है नयन प्लस अंबु। नयन का अर्थ आपको पता ही क्या होता है? आंख। और अंबु का अर्थ दोस्तों होता है जल यानी पानी। अब दोस्तों इसकी हमें करनी है संधि। संधि करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ढूंढेंगे, क्या है? ए। फिर धन के पश्चात में क्या है? ए, यानी दोनों सजातीय ह्रस्व ए है तो दीर्घ ए यानी आ का निर्माण होगा। अब देखो इस शब्द में से हमने न ये रखा है और न में से ए को हमने बाहर निकाल दिया, न हलंत रहा। प्लस में दोस्तों हमारा आ गया, और इधर दोस्तों ए हमने इधर ले लिया तो पीछे ऊ बचा। दोस्तों हम इसका वर्ण विन्यास, इसको शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? न का न, ये का ये, और न में आ की ध्वनि डालो, क्या हो जाएगा? ना और बू। नैनाबू यानी दोस्तों नयन आंखों का जल, यानी नैनाबू किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? आंसू का पर्यायवाची हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अब जितने अधिक उदाहरण करोगे उतनी ही संधि आपको ज्यादा समझ में आएगी। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों। देखो एक शब्द हमारे सामने सस प्लस अंक, संधि विच्छेद है, और शब्द दोस्तों इसका क्या होगा? शशांक होगा। कैसे होगा दोनों हम देखते हैं, संधि और संधि विच्छेद। दोस्तों
प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो ए, और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वो क्या है, अंग। दोनों के दोस्तों मेल से आ का निर्माण होगा। अब दोस्तों अब ये भी शब्दांश है, एक शब्द है, ये भी शब्द, दोनों का अर्थ भी होना चाहिए। अंग का अर्थ क्या होता है, गोद, और सस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, खरगोश। दोस्तों अब क्या है कि इस ए और इस ए से आ बन गया, पीछे क्या बचा दोस्तों, एक तो सह बचा और एक बचा सह हलंत। इस हलंत सह में हम क्या मिलाएंगे, इस ए और ये जो ए है, इनके मिलने से जो एक विकार हुआ और नया शब्द बना वो यहाँ डालेंगे, तो ये हो जाए आंग, पीछे कै का क्या, शशांक। तो दोस्तों सस यानी खरगोश जिसकी गोद में है वो कौन है, शशांक। दोस्तों किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। दोस्तों एक उदाहरण और लेते हैं, शीत प्लस यानी धन अंशु। दोस्तों शीत का अर्थ होता है ठंडा, अंशु यानी किरणें, ठंडी किरणें। यहां भी दोस्तों हमें करना क्या है, प्रथम शब्द का जो अंतिम शब्द तय है उसमें से जो ध्वनि उसको बाहर निकालनी है, ए निकाल लिया, प्लस का प्लस लिखा, और यहां से जो द्वितीय शब्द है इसकी ध्वनि क्या है, अंग, ये निकाल लेंगे। तो दोस्तों अंग और ए मिलकर क्या बनेगा, आंग बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पीछे क्या बचा, एक तो सी बचा और एक तय हलंत बचा। इस हलंत तय में इस ए और इस अंग से मिलने वाली आ मिलाएंगे तो ये आ हो जाएगा, ये सु हो जाएगा। तो शीतांशु इन ठंडी किरणें देने वाला कौन, शीतांशु कौन है दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। दोस्तों एक दो और उदाहरण देखते हैं। जितने उदाहरण दोस्तों अधिक होंगे उतना ही अभ्यास होगा, जितना अभ्यास अच्छा होगा उतनी आपकी हिंदी में संधि पर पकड़ मजबूत होगी। उम्मीद करता हूं आपको संधि समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, सावधान। अब दोस्तों अगर इसका संधि विच्छेद करना है तो कहां से करोगे, यहां भी आ की मात्रा है, यहां भी आ की मात्रा है, यानी आ की ध्वनि सा में भी है और आ की ध्वनि धा में भी है। दोस्तों सावधान का अर्थ क्या होता है, ध्यान की मुद्रा में, ये ध्यान के साथ। तो दोस्तों ध्यान के साथ शब्द है, इसका अर्थ है दोस्तों, यहाँ टुकड़े अगर यहां से करोगे तो पीछे अन्न बचेगा, आगे सावध बचेगा, तो कोई अर्थ नहीं होता। तो हम टुकड़े करेंगे यहां से, इस सा में से क्या निकाल देंगे, आ की मात्रा को निकालेंगे। और आ किससे बनता है दोस्तों, यानी प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या ए होगी या आ होगा, और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि हुई ए या आ होगा। अब दोस्तों सा में से आ निकाल दिया, पीछे स हलंत रहा, स हलंत के अंदर आप ए मिलाओगे तो स होगा, आ मिलाओगे तो सा होगा। स का अर्थ दोस्तों होता है, बिल्कुल होता है, स का साथ होता है। अब दोस्तों इधर ए लिखोगे तो अवधान होगा, और अवधान का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सचेत होता है, सतर्क होता है। तो दोस्तों सावधान इन ध्यान के साथ इन सचेत हो। तो दोस्तों स प्लस अवधान हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। एक दोस्तों और हम सब लेते हैं, दावानल। दोस्तों सुना हुआ आपके शब्द है, या दा है या वाह है, लेकिन टुकड़े कहां से होंगे, यहां से होंगे, इस आ से, क्योंकि इस आ को निकालेंगे तो हमारे सामने ए या आ, और इधर भी ए या आ होंगे, क्योंकि ए से आ बनता है, या आ से या, यानी आगे पीछे कोई हस्व ए या आ होगा तो आ का ही निर्माण होता है। अब दोस्तों पीछे नल है, अब दोस्तों इसके पीछे नल लिखो, इसके पीछे भी नल लिख लो, ये अनल बनता है, ये आनल बनता है। दोस्तों शुद्ध कौन सा होगा, अनल होगा। तो इधर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनल हो जाएगा। और धन, इसके आगे दोस्तों एक होता दाव और एक होता दावा। दाव का दोस्तों अर्थ होता है जंगल, दाव का अर्थ क्या होता है, जंगल, और अनल का अर्थ होता आग, यानी जंगल में जो आग लगती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। दोस्तों और भी उदाहरण है, अनेक उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे एक शब्द है देह, देह का अर्थ क्या होता है, वो शरीर,
और उसका अंत हो जाए तो क्या होगा? देहांत। कैसे बना? इसमें ए लिया, यहां से ए लिया और इस ए से मिलने से आ बना और आ की ध्वनि दोस्तों यहां आ गई। दोस्तों एक है शब्द और राम, रामायुद्ध। दोस्तों शब्द है रामायुद्ध। इसमें दोस्तों आपको पता ही है कौन कौन से दो शब्द है। पहला दोस्तों यहां से टुकड़े करने, रा से होंगे नहीं, क्योंकि यहां से टुकड़े करेंगे तो दो शब्द हमारे सामने आएंगे। एक तो दोस्तों राम होता है, एक रामा होता है। दोस्तों कौन सा सही होगा आप बता दो। यानी राम सही है या रामा सही है। पीछे दोस्तों या तो आयुध लिख सकते हो या अयुध लिख सकते हो। दोस्तों आयुध का अर्थ क्या होता है? हथियार। दोस्तों आयुध का अर्थ हथियार भी होता है और आयुध दोस्तों सोने को भी कहते हैं, जिससे आभूषण बनते हैं। लेकिन यहां अर्थ सोने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम का आयुध, यहां आयुध हथियार से होगा। राम का हथियार क्या है? उसे रामायुद्ध कहेंगे। रामायुद्ध यानी दोस्तों रामायुद्ध किसका पर्यायवाची? धनुष का। दोस्तों इस आग को हमने निकाला और आग किससे बन रहा है ये आपको पता ही है। आगे ए या आ होगा तो हमने इस में ए रखा और इधर आ रखा, यानी ए के साथ में आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ ही तो बनेगा। तो राम धन आयुध, रामायुद्ध यानी धनुष। राम का हथियार क्या है? धनुष। जैसे दोस्तों ये शब्द है आयुध, और आयुध में दोस्तों अगर जोड़ेंगे आगार। आयुध का दोस्त अर्थ हुआ धनुष और आगार का अर्थ होता है घर। आप उसको घर कह सकते हो, कमरा कह सकते हो, कोठरी कह सकते हो। आयुध की कोठरी जहां आयुध रखा जाता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? देख लेते हैं क्या बनेगा। ध में से ए निकाल लो और प्लस का प्लस और आ निकाल लो। ए और आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब इधर क्या बचा? एक तो आ तो बचा ही बचा, यू तो बचा ही बचा और ध आधा रह गया। आधा ध यानी हलंत ध। हलंत ध में क्या मिलाएंगे? आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध का हम क्या बना देंगे? धा। पीछे क्या रहा हमारा? गार। आयुधागार यानी जहां हथियार रखे जाते हैं, हथियार रखने का कमरा या हथियार रखने का कोठरी कह सकते हो, खजाना कह सकते हो। और भी उदाहरण दोस्तों, जैसे हिम प्लस आवृत, इसमें से ए निकाला और यहां आ निकाला तो ए प्लस आ बराबर क्या होगा? आई होगा। तो हिम में से ए निकालने पर देखो दोस्तों ही और मैं हलंत रहा। हलंत तो मैं में क्या मिलाएंगे? आ तो क्या हो जाएगा? मां प्लस मां, फिर ये आज इधर आ गया, पीछे व्रत रहा, हिमावर्त यानी आवर्त का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ क्या कहलाएगा? हिमावर्त कहलाएगा। और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, एक दोस्तों और शब्द है रतन प्लस आकर। दोस्तों रतन आपको पता है, आकर कहते हैं दोस्तों खजाने को। खजाना हो सकता है, कोष हो सकता है, भंडार हो सकता है। आखिर यानी खजाना भी हो सकता है, कोष हो सकता है, खान यानी जहां से कोई चीज निकलती है उसका उत्पत्ति स्थान या कोष। तो रतन का आकर क्या हो जाएगा? इसमें से दोस्तों ए निकालना है, इसमें से क्या आ निकालोगे तो आ निकल गया। ए और आ क्या बनेंगे? आ बनेगा प्लस इधर क्या बचा? रे आधा तय और आधा न, इधर क्या बचा? कर। अब दोस्तों रे का रे, तय का तय, न में क्या मिला देंगे? आ तो क्या हो जाएगा? ना पीछे का रत्नाकर। ये रत्नों का खजाना हो क्या कहलाएगा? रत्नाकर कहलाएगा। रत्नाकर किसका पर्यायवाची दोस्तों? समुद्र का पर्यायवाची। साथ साथ में दोस्तों आपको पर्यायवाची भी याद रखने हैं और उपसर्ग भी इसमें आप समझ जाओगे। और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, और शब्दों का अर्थ ये जरूर आपको ध्यान रखना है। हर शब्द का अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्दों का और संधि शब्द का दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे दोस्तों यात प्लस आयात, इसका दोस्तों आपको पता ही होगा तो यातायात, ये तो आप कर लोगे। लेकिन यात का अर्थ क्या होता है? गमन। और आयात का अर्थ क्या होता है? आगमन।
यानी गमन और आगमन क्या होगा, यातायात होगा। कैसे होगा, इसमें से ए लिया था हमने, निकाला था, इधर आ निकाला, ए और आ क्या होगा, आ हो गया, आ हमने कहा रखा तय में, ता हो गया यातायात, यात धन आयात, यानी गमन और आगमन क्या हो जाएगा, गमनागमन यानी यातायात हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों उदाहरण, जैसे दोस्तों पित्त प्लस आशय, इसका क्या होगा बताओ दोस्तों। आशय में से पूरा होता है, ध्यान रखना, आप आशय में से आधा नहीं लिखोगे दोस्तों। आशय, आशय का अर्थ क्या होता है, एक तो आशय का अर्थ होता है दोस्तों ठहरने की जगह, एक दोस्तों आशय का अर्थ होता है क्या, आशय आपका प्रयोजन उद्देश्य भी होता है, और आशय का अर्थ क्या होता है, मन भी होता है, चित्त भी होता है, हृदय भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पित्त आशय, जैसे दोस्तों आप उदाहरण देखते हो, जल प्लस आशय भी होता है, महा प्लस आशय भी होता है। यहाँ दोस्तों आशय का अर्थ क्या होगा, जगह होगा, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, मन होगा, हृदय होगा, आप हृदय कह सकते हो, चित्त होगा। क्यों, क्योंकि महा यानी बहुत बड़ा, आशय वाला यानी मन वाला, वो क्या होगा, आ और आ क्या हो जाएगा, आ, यानी मैं हा प्लस आ से क्या हो जाएगा, महाशय, महाशय यानी सज्जन, सज्जन लोग होते हैं ना, बड़े हृदय वाले, महान हृदय वाले। और यहाँ क्या, पित्त आशय यानी ये क्या हो जाएगा, पिताशय, यानी जहां पित्त रुकता है वो जगह, जहां जल रुकता है, जल ठहरता है वो जलाशय, जल प्लस आशय क्या हो जाएगा, आ इस लय के ए मिलेगा जलाशय, पित्त प्लस आशय पिताशय, जल ठहरता वो जलाशय, और जहां पित्त ठहरता है वो पिताशय हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं और उदाहरण देखते हैं, चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ई के साथ में दोस्तों, अगर ई हो तो ही क्या बनेगी, ई, बड़ी ई के साथ में बड़ी ई हो तो ही क्या बनेगी, बड़ी, यानी छोटी ई के साथ बड़ी ई की मात्रा हो, यानी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ ई हो, निर्माण किसका होगा, दीर्घ ई का ही होगा। यानी दोस्तों इधर ई बड़ी हो और इधर छोटी, यानी इधर दीर्घ ई हो और इधर ह्रस्व ई हो, तो अभी दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। जैसे दोस्तों हम देखते हैं उदाहरण और समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे दोस्तों अति धन इव, दोस्तों अति में दोस्तों ई क्या है, ह्रस्व, धन इव में ई क्या है, ह्रस्व, तो ह्रस्व ई मिलकर के किसका निर्माण करेगी, किसका निर्माण होगा, दीर्घ ई का निर्माण। यहां से ई निकल गया और यहां से हमने भी ई को निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, ए और आधा तय, आधे तय में दोस्तों इस ई की मात्रा को इस ई की मात्रा को मिला करके जो दीर्घ ई का निर्माण हुआ वो दीर्घ ई यहां लिखेंगे और वह यहां लिखेंगे, तो अति प्लस इव क्या होगा, अतीव होगा, यानी अतीव यानी अत्यंत। अति दोस्तों एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बहुत, या अति यानी सीमा पार कर जाए, और एव आपको पता ही है, एव का अर्थ होता है समान या सदृश, जो भी आप कह सकते हो। और उदाहरण देते हैं दोस्तों, जैसे अति प्लस इत क्या होगा, अतीत होगा, अतीत बीता हुआ, अति प्लस इत, जैसे प्रति प्लस एक, प्रति भी दोस्तों उपसर्ग है, और एक उपसर्गों की मात्रा है दोस्तों हमेशा छोटी ही होती है, या ई है और इस ई को लिया, तो यहाँ दोस्तों प्रय के बाद तय आधा रहा, आधे तय में इस ई और इस ई के मिलने से क्या होगा, बड़ी, यहां लगाएंगे और क्या, प्रतीक, प्रतीक प्लस क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक शब्द है अधीन लेते हैं, अब इसका संधि विच्छेद करना है, यहां बड़ी ई की मात्रा है, निकाल दो बड़ी, पीछे क्या बचा, ए और आधा धे और इधर न बचा। अब दोस्तों बताओ इधर इन होगा, इन होगा दोस्तों, इन होगा, और अधी में धी बड़ी होती है, लेकिन आधी लिखेंगे छोटी होगी, अधी एक उपसर्ग है, और इन
अधीन ऊपर से, अधीन का क्या होगा? आश्रित, आश्रय में किसी के नीचे हो। देखते हैं दोस्तों और उदाहरण। दोस्तों एक शब्द है, हम पढ़ते हैं, आपको पता ही है, परी प्लस इक्सा। दोस्तों एक शब्द होता है इक्सा, यानी इक्सा में ई बड़ी होती है, एक इक्सक भी होता है और एक दोस्तों इक्षण भी होता है और इक्षित भी होता है। दोस्तों परी का अर्थ आपको पता है क्या होता है? चारों ओर। दोस्तों इक्सा का अर्थ क्या होगा? देखना, दृष्टि, इसको आप कह सकते हो। दृष्टि यानी विचार। और इक्षक देखने वाला, इक्षक यानी देखने वाला, आप देखने वाला। और इक्षण, इक्षण का अर्थ क्या होगा? देखना। क्या होगा? देखना। और इक्षित का अर्थ क्या होगा? देखा हुआ। तो दोस्तों परीक्षा यानी चारों तरफ की जो दृष्टि होती है, चारों तरफ की जो निगाहें होती है, वो क्या होती है? परीक्षा होती है। और तो अगर यहां परी उपसर्ग लगाएंगे तो परी प्लस इक्षक बनेगा, यानी चारों ओर देखने वाला क्या कहलाता है? परीक्षक कहलाता है। दोस्तों देखते हैं इन संधि विषय शब्दों को हम संधि के रूप में करते हैं। जैसे दोस्तों परी में ई की मात्रा है, ह्रस्व ई है, और धन में यहाँ दीर्घ ई है। इस दीर्घ ई को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये ई हमने यहाँ लिख लिया, इस ई से हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पीछे क्या बचा? पे के बाद में रे ह्रस्व, रे आधा, आधे रे में दोस्तों क्या करेंगे? इस ई और इस ई के मिलने से जो दीर्घ ई है ये मात्रा लगाएंगे तो री बड़ी हो जाएगी, और पीछे क्षक लगाएंगे, परीक्षक, तो बड़ी हो जाएगी। परीक्षा में दोस्तों मात्रा क्या होगी? ये ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई दोनों मिलेगी तो क्या होगी? दीर्घ ई होगी, यानी परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। वैसे परी प्लस इक्षण, परी में ई छोटी होगी, परीक्षण में दोस्तों, इक्षण में हमेशा ई की मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है। हमेशा आप इक्षण लिखो, यानी ई के बाद अगर क्ष आता है तो ई क्या करनी है आपको? बड़ी करनी है। क्या करनी है? बड़ी करनी है। और ईस में क्या करोगे? छोटी या बड़ी। ईस में भी ई बड़ी होती है, और इंद्र में ई क्या होती है? क्या होती है बोलो? बड़ी। छोटी, बड़ी नहीं होती है। इंद्र में छोटी लिखनी है, ईस में आपको ई बड़ा करना है, और इक्षक हो या इक्षण हो चाहे इक्षित हो, उसमें ई आपको क्या करनी है? बड़ी करनी है। जैसे एक शब्द है उपसर्ग है प्रति प्लस इक्षा, क्या बनेगा? प्रतीक्षा। यानी ये जो छोटी ई और बड़ी मिलकर के किसका निर्माण करेगी? बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। प्रतीक्षा यानी इंतजार। दोस्तों कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, थोड़ा सा समय और। जैसे दोस्तों एक शब्द है, एक उपसर्ग है अभी, और इप्सा, इप्सा यानी चाह, तो क्या बनेगा दोस्तों? ये छोटी ई और ये बड़ी ई मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का होगा। यानी इस ए को ए लिखेंगे और भी में से ई निकाल दिया तो भय क्या रहा? आधा, यानी हलंत, और हलंत भय में क्या मिलाएंगे? बड़ी ई मिलाएंगे, पीछे पै आधा और सा। अभीप्सा का अर्थ क्या होगा? अभीप्सा का अर्थ क्या होगा? चाह, पाने की इच्छा। इच्छा नहीं होती है, वो अभीप्सा होती है। आपकी कोई इच्छा है, हाँ, वो अभीप्सा कहलाती है। ठीक है। एक शब्द दोस्तों बच्चों देख लो बोर्ड की तरफ, वारी। वारी क्या होता है पता है आपको? वारी किसका प्रयोग होती है? जल का। वेरी गुड, जल का। और अब बताओ इधर में ईस लिखूं तो ई बड़ा लिखूं छोटा? छोटा नहीं होगा, क्या होगा? बड़ा। बड़ा होगा। अब इसमें हमें क्या करनी है? दो शब्द है, एक वारी है और एक दूसरा क्या है?
एस, इसको क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। यानी संधि करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इस री में किसकी मात्रा है? री छोटी है, री में छोटी ई की मात्रा है। यस। क्या करेंगे, यहां से निकाल ले तो पीछे वाह के बाद में रह क्या बच गया? आधा। यानी यहाँ हलंत लगेगी तो रह क्या रहेगा? आधा। आधा। और इधर हमें क्या करेंगे, ई निकालनी है। इधर से ई छोटी निकाल ले और इधर से ई बड़ी निकाल ले। छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई। बड़ी ई। अब इस बड़ी ई को इस रै के ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी वारी। और ये सै, वारी यानी जल का ईश, जल का भगवान। किसका पर्यायवाची है वारिस? बताओ। वारिस पर्यायवाची है समुद्र का। किसका? समुद्र का। पर्यायवाची भी आपको साथ में याद करने हैं, ठीक है। उदाहरण और लेते हैं। आप बताओ, कपीस ये सही है कि कपीस ये सही है? कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? ऊपर वाला। दोनों ही सही है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। ऊपर वाले का अर्थ क्या होता है? भूरे रंग का। क्या होता है? भूरे रंग और का। नीचे वाले कपीस का अर्थ क्या होगा? हनुमान जी। कैसे होगा? ये संधि होगी इसकी, पी में ई बड़ी है ना, तो बड़ी है। ये किससे बनती है? आगे पीछे छोटी छोटी होती है, ये बड़ी बड़ी कोई भी हो सकती है। तो पहले कपी यानी वानर। कपी किसका पर्यायवाची है? वानर का। किसका? वानर का। और वानरों का ईश, तो क्या आ जाएगा? कपी प्लस ईश बराबर कपीस हो जाएगा। ठीक है। एक पर्यायवाची और आप बताओ, आप बताएं क्या? क्षिति किसका पर्यायवाची है? क्षिति किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। और इधर एक शब्द मैंने लिखा ईश। क्या लिखा है ये? अब देखो, इस टी में ई की मात्रा है। टी में किसकी मात्रा है? ई की। ई की। अब इसकी ई की मात्रा को निकाल दो और इधर से क्या करेंगे? बड़ी निकाल लेंगे। हाँ, तो छोटी और बड़ी मिलकर के क्या बनेगी? बड़ी। तो क्षी का क्षी लिखेंगे, तय हलंत हो जाएगा क्योंकि ई हमने निकाल ली। अब इसमें क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, क्षितीश, है ना। क्षिति यानी पृथ्वी, ईश यानी, देखो ईश का अर्थ क्या होता है? ईश कहते ईश्वर को, ईश कहते स्वामी को, ईश कहते हैं राजा को। तो पृथ्वी का राजा राजा, पृथ्वी का स्वामी कौन होगा? स्वामी। क्षितीश किसका पर्यायवाची हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। किसका? राजा का। राजा का। ठीक है। तो आप बताओ, सती नाम सुना है? नहीं है, एक देवी थी, ठीक। सची। सची किसकी पत्नी थी? इंद्र की। तो यहाँ सची में ई बड़ी है और इंद्र में ई छोटी है। छोटी बड़ी बराबर क्या होंगी? क्या हो जाएंगे? बड़ी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस। तो अब देखते हैं, इसका संधि करते हैं। करेंगे? तो देखो, यहाँ सै का सै रहा, ये सै में से ई हमने निकाल ले और यहां से ई हमने निकाला तो बड़ी यानी दीर्घ ई और ह्रस्व ई क्या हुआ? दीर्घ ई। सचेंद्र। ठीक है। सचेंद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्र का। किसका? इंद्र का। हाँ। वैसे मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और इंद्र यानी राजा। यानी यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। ये बड़ी है और ये छोटी है। बड़ी छोटी बराबर बड़ी। अब मैं का मैं लिखेंगे, इधर है में से ई हमने यहाँ लिख लिया तो है क्या रहा? हलंत। हलंत है में किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की। महेंद्र। महेंद्र भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? राजा का। क्योंकि मही का अर्थ क्या होता है? मही होती है पृथ्वी। क्या होती है? मही किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का। कुछ उदाहरण और करें? यस। देखते हैं। जैसे आप बताओ, बड़ी के साथ में अगर बड़ी मिलाएंगे तो क्या होगा? बड़ी होगा। जैसे उदाहरण लिखता हूं मैं, ये है रजनी। क्या है? रजनी।
प्लस ईस, क्या है? ईस। ईस। अब इस रजनी में बड़ी ई की मात्रा है, यस। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यस। यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, पीछे क्या बचा? रे। जन। आधा न बचा, आधे न में किस बड़ी बड़ी बराबर क्या बनेगा? बड़ी। हाँ, रजनीश। अब देखो रजनी का अर्थ क्या होता है? रात। क्या होता है? रात। और रात का ईश, रात का ईश। ईश, रजनीश। रजनीश किसका प्रयोग हो जाएगा? चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। ठीक है, तो मही प्लस ईश होगा महिष। मही यानी पृथ्वी होता है, अभी बताया था, और ईश यानी स्वामी होता है, ईश्वर होता है, राजा होता है, तो महिष किसका प्रयोग हो जाएगा? पति का। राजा का। ठीक है, एक और देखते हैं। श्री प्लस ईश। आपने श्री नाम सुना है? श्री किसका नाम है? श्री है लक्ष्मी का और है सरस्वती का। और लक्ष्मी के ईश या ई बड़ी बड़ी क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। लक्ष्मी के ईश, लक्ष्मी के स्वामी कौन है? विष्णु। विष्णु का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते। ई के हो गए, अब थोड़े ऊ के उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, यानी ह्रस्व या दीर्घ ऊ, कोई भी ऊ अगर पहले शब्द के अंत में आए और द्वितीय शब्द के पहले अगर बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ आए, चाहे बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व आए, दीर्घ आए, कौन से ऊ का निर्माण होगा? दीर्घ ऊ का ही निर्माण होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। एक उदाहरण है कटुक्ति। ये शब्द का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। यानी ये ऊ जो है ये दीर्घ ऊ है। अब दीर्घ ऊ किससे बना? आगे छोटा यानी ह्रस्व या दीर्घ होगा, पीछे प्लस के पश्चात में भी दीर्घ या ह्रस्व होगा। जैसे ये कैट है बचा, ऊ हमने निकाल दिया, ये ऊ, और इधर क्या बचा? कति। अब देखो यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा है। अगर उक्ति में ऊ छोटा लिखोगे या बड़ा, उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। और कटु का अर्थ क्या होता है? कड़वा। कटु प्लस उक्ति यानी कटो धन उक्ति क्या हो जाएगा? कटोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटो। और देखते हैं उदाहरण दोस्तों। सु प्लस उक्ति। दोस्तों उक्ति का अर्थ होता है कथन, और यहाँ ऊ है ह्रस्व, और इस सु में भी ऊ ह्रस्व है। ह्रस्व ऊ के साथ में अगर ह्रस्व ऊ का मेल होगा तो इनके मेल से दीर्घ ऊ बनेगा। और दीर्घ ऊ हम क्या करेंगे? इससे जो ह्रस्व है, यहाँ से ह्रस्व ऊ हमने यहाँ निकाल लिया था, बाहर किया, तो से हलंत रहा। से हलंत में ऊ क्या लगाएंगे? दीर्घ। तो क्या हो जाएगा? सु। ये ऊ यहाँ हो गया, फिर कति। सुक्ति यानी सु यानी अच्छी, उक्ति यानी कथन। अच्छा कथन क्या कहलाता है? सुक्ति कहलाता है। दोस्तों और उदाहरण लेते हैं। जैसे दोस्तों मंजू प्लस उत्साह, क्या होगा? ये ऊ छोटा है, ये भी ऊ छोटा, यानी ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। तो क्या बनेगा? मंजू, ये बड़ा हो जाएगा। और मंजूषा का अर्थ तो दोस्तों पेटी का। पेटी समझते हो? पेटी है या कोई बंद चीज है जिसमें कुछ चीज रखी जाती है, सामग्री रखी जाती है, वो हो जाएगी मंजूषा हो जाएगी। चलो कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। जितने अधिक दोस्तों उदाहरण पढ़ोगे उतनी ही आपकी संधि अच्छी तरह से समझ में आएगी। जिस दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, सिंधु प्लस उर्मी। दोस्तों उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। तो दोस्तों यहाँ ऊ छोटा है, ये ह्रस्व ऊ है, प्लस ये दीर्घ ऊ। ह्रस्व और दीर्घ ऊ मिलने से किसका निर्माण होगा? दीर्घ ऊ का। यानी यहाँ सी का सी रहेगा, न आधा, ये हलंत और ध्याय भी हलंत हो जाएगा। हलंत ध्याय में ऊ मिलाएंगे तो सिंधुर्मी हो जाएगा। सिंधु की उर्मी यानी सिंधु की लहर क्या हो जाएगा? सिंधुर्मी हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं ऐसा ही। लघु प्लस उर्मी क्या होगा?
है ना, ये घू बड़ा हो जाएगा, संधि करेंगे तो अभी छोटा है, लघुर में यानी छोटी लहर। वैसे ही दोस्तों एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। वधु प्लस उत्साह क्या होगा, ये ऊ बड़ा है, ये ऊ छोटा है, यानी हस्व ये दीर्घ ऊ है, धन हस्व ऊ, यानी इस ऊ को यहां लिखा, इस ऊ को यहां लिखा, दोनों के मेल से क्या बना, दीर्घ ऊ। इधर क्या बचा, वै और आधा धै, आधे धै में दीर्घ ऊ को मिलाएंगे तो वधु साह, यानी वधु का उत्साह। ऐसा ही एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, चम्मू धन उत्साह, इन चम्मू यानी सेना, उत्साह यानी जोश, सेना का उत्साह, समुत्साह। एक और उदाहरण देखते हैं, अगर इधर भी दोस्तों जैसे ये उदाहरण सरयू, यहाँ ऊ क्या है, दीर्घ, और उर्मी, यहाँ भी ऊ क्या है, दीर्घ, यानी इस दीर्घ ऊ के साथ में दीर्घ ऊ मिलाएंगे तो ही दोस्तों दीर्घ ऊ होगा, यानी दीर्घ ऊ। यहाँ दोस्तों क्या बचा, स, र और यह हलंत बचा, ये हलंत में इस ऊ को मिलाएंगे तो यू हो जाएगा, और ऊ यहां से निकल गया पीछे मी, सरयूर में यानी सिंधु सरयू की लहरें हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों एक री का उदाहरण और देख लेते हैं और अपनी दीर्घ संधि आज कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों रे का उदाहरण हिंदी में कम ही होता है, री हस्व के साथ री हस्व ही मिलती है, दीर्घ की हिंदी में प्रयुक्त नहीं होती है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं कि मातृ प्लस ऋण। अब दोस्तों यहां री है, इस री को निकालेंगे तो मात हलंत बचेगा, ये री मैंने निकाल दिया, इस री को मैंने भी यहां से निकाल दिया। अब ये री और ये री मिलकर के क्या करेंगे, दीर्घ री का निर्माण करेंगे। तो दीर्घ री हम कहाँ प्रयोग करेंगे, इस तय के साथ में, तो ये हो गया। पीछे एक नया बचा, वो ऐसे लिखेंगे तो मातृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा, मातृण होगा। ऐसे पितृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। एक दोस्तों और लिख लेते हैं, होत्र। वेदों में आते होत्र यानी हवन करने वाला, हवन, होत्र प्लस ऋकार, तो क्या होगा, इस री और इस री से क्या होगा, ये री प्लस ये री बराबर दीर्घ री हो जाएगा। और यहाँ हो का हो रहा, ते हलंत है, हलंत है में बड़ा ही लगाएंगे, फिर का लिखेंगे, होत्रिकार हो जाएगा। दोस्तों तो ये थी हमारी दीर्घ संधि, कंप्लीट होते हैं आज। उम्मीद करते हैं कि आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो, अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक यानी अगली संधि के साथ, गुण संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।